गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली थी और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला गया है। तो आज हम वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर प्रोडक्ट एक वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली इसमें भी उसकी तरह डॉट प्रोडक्ट की तरह हमारे पास ये दो वेक्टर हैं। सपोज ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। यदि इनके बीच का एंगल थीटा है, देखिए ए से बी का एंगल थीटा या बी से ए का, वैसे तो ये एंगल 360 माइनस थीटा भी बनता है, लेकिन हमें शॉर्ट एंगल लेना है तो हम एंगल को थीटा कंसीडर करेंगे। जब हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट? सपोज ये वेक्टर ए, यहाँ पर ये क्रॉस का साइन लगाया गया है। आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में डॉट का साइन था और यहाँ पर क्रॉस का साइन है, और इनका क्रॉस करके जो नया प्रोडक्ट आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास स्केलर आया था। इसलिए यदि हम अब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास वेक्टर सी आता है। अब इस वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। अब बात है कि जो वेक्टर सी है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? मैग्नीट्यूड के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि इसका मैग्नीट्यूड ये है। इसका जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जहाँ पर ए और बी वेक्टर लाई करते हैं। जैसे ए और बी वेक्टर यहाँ लाई करते हैं तो इनके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर सपोज इस तरह से जो वेक्टर सी आएगा उसको हम उसकी डायरेक्शन हम जानकारी ले सकते हैं। आइए एक और बुक में जैसे हमें दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट को किस प्रकार डिफाइन किया गया है। वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, एंड एन इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। थीटा is the angle between vector A and B, and vector n is the unit vector perpendicular to the plane of the AB। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारा वेक्टर A को इंडिकेट कर रही है ये पेंसिल, और ये जो ग्रीन पेंसिल आपको शो हो रही है ये वेक्टर B को कर रही है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तब इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। जिस प्लेन में ये ए और वेक्टर बी हैं उनके परपेंडिकुलर। यदि हम इसको इस तरह से देखें तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये परपेंडिकुलर इन दोनों के इस टाइप से भी हो सकती है, या ये इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने क्रैम नहीं करना। इसके लिए हम अब आपको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। देखिए, इसे जानने के लिए हम अपने राइट हैंड रूल को यूज़ करते हैं। और भी कई रूल हैं, लेकिन हमें जो इजी लगता है रूल वो हमारा राइट हैंड रूल है। इसमें क्या है कि जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच एंगल थीटा है और हमने ए क्रॉस बी को परफॉर्म करना है। तो आप अपना राइट हैंड देखें और राइट हैंड से आप ये देखें जैसे वेक्टर ए से बी की तरफ आपका राइट हैंड आए। दोबारा देखें, वेक्टर ए से बी की तरफ ए क्रॉस बी लिखा है, तो हमारा जो ये थंब है ये ए क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो करेगा जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही यदि हम बी से ए की तरफ आएंगे तो देखिए अब हमारा जो थंब है वो नीचे से चला गया, तो ये इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। इसको हम एक और स्लाइड से देखते हैं ये किस प्रकार इनकी डायरेक्शन आएगी। हम दोबारा एक बार देखते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरह से डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है।
या डायरेक्शन उस प्लेन पे डिपेंड करती है जहाँ पर वो दोनों वेक्टर लाई करते हैं। ये सपोज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है और इनके बीच एंगल थीटा है। जब हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करेंगे ए क्रॉस बी की, जब आप अपने राइट हैंड को, ये आपका राइट हैंड है, राइट हैंड से ए से बी की तरफ मूव करोगे तो आपका जो थंब है वो इनकी वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि वेक्टर जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है। इसी प्रकार से जो सेकंड फिगर है, जब हम बी से ए की तरफ मूव करेंगे, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। जब हम वेक्टर बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो अब हमारे जो थंब की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो जब आप बी क्रॉस ए करोगे तब इसकी जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आएगी। इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है वेक्टर प्रोडक्ट के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपस में इक्वल ना आकर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आता है। ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन की वजह से है। आइए अब हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, यानी कि ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है। इसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। इसमें वेक्टर ए इस लाइन के डायरेक्टेड लाइन के अकॉर्डिंग है और ओ बी जो है दैट इज़ पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और इनके बीच का जो एंगल है सपोज दैट इज़ थीटा। सो अभी आपको बताया गया था कि ए क्रॉस बी जब आप करोगे राइट हैंड रूल से इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, जो इस तरह से आपको दिखाई गई है ए क्रॉस बी की। तो ये यूनिट वेक्टर जो एन है उसके अलोंग है डायरेक्शन के। यहाँ से आप ट्रायंगल, आप सबसे पहले इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें। ओ ए सी बी, ओ ए इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड ओ बी इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। नाउ इन दिस ट्रायंगल ओ बी एल में जो साइन थीटा है, साइन थीटा वी नो दैट बी एल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है, तो बी एल बाय ओ बी आ जाएगा। दिस implies that BL can be written as OB sin theta. And what is OB? OB is the length and that is magnitude of vector B. So BL को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर B इंटू साइन थीटा। आइए अब हम देखते हैं कि A क्रॉस B that is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta and unit vector N along the direction of A cross B. Now B sin theta हमारे पास क्या है? देखिए ये जो B sin theta था, मैग्नीट्यूड ऑफ B sin theta, इसको हमने किसके इक्वल कंसिडर कर लिया था? BL के इक्वल। तो हम इसको यहाँ से रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? BL, बाकी एज इट इज़। और जो वेक्टर A है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A है, वो OA लेंथ के इक्वल है। ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर A का, O से A तक। तो हम A क्रॉस B को इस तरह लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। इस पैरेललोग्राम का जो बेस है वो OA है और जो हाइट है वो BL है। तो बेस इंटू हाइट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड अलोंग क्या है? यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो A क्रॉस B कैन बी रिप्रेजेंट एज वेक्टर एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। वी कैन से दैट एरिया ऑफ OACB इज इक्वल टू A क्रॉस B। यानी कि प्रैक्टिकली जब आप इसको अप्लाई करोगे, जब आपके पास दो वेक्टर हैं जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट दे रखी है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उनके द्वारा बनाए गए पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपने इसको क्रैम नहीं करना कि आपने इसको पूरे प्रोसेसिंग को ध्यान में रखना है। अब इसी टाइप से अब हमें पता है कि अगर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फाइंड आउट करना है, देखिए सपोज़ हमें इस
ट्रायंगल का एरिया ये फाइंड आउट करना है OAB का, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया A क्रॉस B है, तो ये हाफ ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू देयर पोजीशन वेक्टर ऑफ OA एंड OB, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड निकाल के अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। प्रैक्टिकली एक्सरसाइज में इसके काफ़ी सारी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में या अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, अभी पहले एक प्रैक्टिकल द्वारा आपको बताया गया था कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, जैसे डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती। A क्रॉस B जो है वो -B क्रॉस A के इक्वल आएगा। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। इफ़ A एंड B आर वेक्टर एंड MB स्केलर, अगर वेक्टर A और वेक्टर B की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई है, MA क्रॉस B है, तो आप पहले स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर से कर दें, बाद में उन दोनों वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, या पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दें और बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो तीनों के रिजल्ट सेम आते हैं। इसके बाद है बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डॉट प्रोडक्ट में भी आपने देखी थी, A क्रॉस B प्लस C वेक्टर। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप A की B से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इनके ऑर्डर को चेंज नहीं करना, A पहले आएगा और B बाद में आएगा, प्लस इसी तरह से A क्रॉस C में भी A पहले आएगा C, यानी कि ये लेफ्ट साइड से इनकी प्रोडक्ट हो रही है तो हम इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। इसी टाइप से यदि हमारे पास B प्लस C है और B प्लस C की अगर राइट साइड से आपने क्रॉस प्रोडक्ट करानी है तो पहले B आएगा बाद में A, प्लस पहले C आएगा और बाद में क्रॉस प्रोडक्ट। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप इनको इंटरचेंज ना करें क्योंकि उसका रीज़न आप अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंडली, अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू 0 वेक्टर आता है, ध्यान दीजिए यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट की थी तो सिंपल 0 लिखा था हमने क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, यहाँ 0 वेक्टर है। A क्रॉस B अगर 0 के इक्वल आता है और जहाँ पर ये दोनों नॉन जीरो हों, देखिए अगर एक 0 है फिर तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही है, अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है तो इसका मीनिंग कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। या हम कन्वर्सली भी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर की फॉर्म में आएगी। इसी से रिलेटेड जैसे हम जानते हैं कि I, J, K यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हैं। जब आप इनकी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो इनका आंसर 0 आता है। इफ़ थीटा इज़ π/2, अगर एंगल उनके बीच में π/2 है, 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, देन A क्रॉस B जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B के इक्वल आएगा। इसको आपने इस रूल से समझ सकते हैं कि जैसे I, J, K यूनिट वेक्टर हैं, जब I की क्रॉस प्रोडक्ट आप J से करोगे तो हमारे पास वेक्टर K आएगा, यूनिट वेक्टर K आएगा, और जब J और K की करेंगे तो वेक्टर यूनिट वेक्टर I आएगा। इसी तरह से K और I की करेंगे तो यूनिट वेक्टर G आएगा, क्योंकि ये तीनों ऑर्थोगोनल हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और I क्रॉस J की जगह अगर आप J क्रॉस I करोगे, यदि हम इसको ऐसे करें कि J क्रॉस I करोगे तो दैट इज इक्वल टू -K वेक्टर आएगा। तो ये आपको पता ही है कि ऑर्डर चेंज करने पर ये कंडीशन आती है। और प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएंगे वो आएंगे वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की टर्म में हम वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं। जो भी आपको अबव रूल बताए गए हैं इसके अकॉर्डिंग सपोज वेक्टर A जो कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है वो है A1 I वेक्टर, A2 यूनिट वेक्टर J, A3 यूनिट वेक्टर K। इसी टाइप से जो B है B1 B2 प्लस B3 I J K के साथ लिखा गया है। तो प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे A क्रॉस B के दैट इज इक्वल टू वेक्टर I J K आपने लिखना है, और A1 A2 A3
B1 B2 B3। इनका आपने जिस टाइप से आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे या मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे, वो जो आपका आंसर आएगा, जैसे आप सबसे पहले टर्म I लिखें, उसके बाद इसको कवर कर लें, इनकी मल्टीप्लाई कर दें, A2 की मल्टीप्लाई B3 से कर दें, माइनस A3 की मल्टीप्लाई B2 से कर दें। उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर J, माइनस का साइन आएगा, इसको कवर कर लें, इसकी कॉलम को और इसकी रो को, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करें। इसी टाइप से प्लस K, ये जो आपका नया वेक्टर आएगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस P। अब दो प्रॉपर्टीज की ओर, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द गिवन वेक्टर। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि उस वेक्टर को फाइंड आउट करो जो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। उसका अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो दोनों जो आपको वेक्टर दिए गए हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये वही वेक्टर जो हम n की बात कर रहे थे, यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, a और b के परपेंडिकुलर होगा, उसका जो यूनिट वेक्टर n है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट में एक लैग्रेंज आइडेंटिटी है, ये भी कई क्वेश्चंस में इसका यूज़ करते हैं हम। ये है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस a डॉट b जो स्केलर आएगा उसका स्केयर, दैट इज इक्वल टू वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्केयर मल्टीप्लाई वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आएगा। वैसे तो इसका प्रूफ भी गिवन है बुक में, लेकिन इसकी जो आप इस रिज़ल्ट को याद रख सकते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स में अक्सर पूछ लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हम जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। धन्यवाद।